Good morning students and welcome to my channel OPPN Media. Dear students, in this video we are going to read the 5th chapter Footprints Without Feet और इसी चैप्टर के नाम पर इस पूरी बुक का नाम पड़ा हुआ है Footprints Without Feet. Dear students, this chapter has been extracted from the big novel The Invisible Man of the H.G. Wells. H.G. Wells एक राइटर हैं, उनका एक नोवेल है द इनविजिबल मैन और उसका ये एक छोटा सा पार्ट यानी उसका एक बीच से कहीं से पार्ट लिया हुआ है. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसमें जो एक ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट है जो बहुत ज़्यादा मेहनती और इंटेलिजेंट है लेकिन लॉलेस है. लॉलेस का मतलब है बहुत ज़्यादा कानून के तरह से नहीं चलता है, सामाजिकता उसके अंदर नहीं है, मानवता भी उसके अंदर नहीं है. बस एक ड्रग एक ऐसी दवाई वो डेवलप करता है जिससे मनुष्य का शरीर इनविजिबल हो जाता है और उस दवाई को बनाने के बाद वह स्वयं उसको निगल लेता है. उसके बाद वो लंदन के कुछ जगह पर इधर उधर जाता है, कुछ स्टोर पर जाता है और वहाँ पर कुछ चीज़ें वो चुराता है और बिल्कुल अकेला बिना उसको कोई देख सके इस तरह की स्थिति में वह इधर उधर घूमता हुआ एंजॉय करता है. उसके बाद फिर वहाँ से छोड़ने के बाद वह एक गांव होता है आइपिंग, वहाँ आइपिंग में वो पहुँचता है. वहाँ पर आइपिंग में एक इन होती है. इन का मतलब एक सराय का मतलब एक धर्मशाला या रुकने की एक जगह, छोटा सा रेस्टोरेंट. वहाँ पर एक कमरा लेकर वह वहाँ पर रुक जाता है. तो उसकी जो मालकिन होती है मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल, उसका जो मालिक है वो उसको थोड़ा सा देखकर समझते हैं कि इसकी कुछ एसेंट्रिक हैबिट्स हैं, कुछ अलग सी अजीब सी आदतें हैं. लेकिन फिर भी चूँकि वो उसको टाइम पर पैसे देता है तो इसलिए जो मालकिन और मालिक होता है होटल का या इन का, वो खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है भाई, हमारा टाइम पर पेमेंट आ रहा है. लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतों को देखकर वो उस पर कुछ ज़्यादा चौकसी रखना लगती हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान रखती हैं कि क्या करता है क्या नहीं करता है. कुछ दिन के बाद जब उसके पास धीरे धीरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, मीन्स इनविजिबल मैन यानी जो ग्रिफिन होता है उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको क्या लगता है कि अब पैसे तो हैं नहीं. वो मकान मालिक को थोड़ा बहका के रखता है, जो इन होता है उसको थोड़ा बहका के रखता है कि भाई ठीक है, कुछ दिन में मेरा एक चेक आ जाएगा और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. अब वो पैसे का इंतजाम करने के लिए क्या करता है कि क्लेर्जी मैन होते हैं, क्लेर्जी मैन जो पादरी होते हैं उनके घर में से वो चोरी कर लेता है. लेकिन और उस चोरी की अब खबर पूरे आइपिंग में फैल जाती है कि किसी ने वहाँ पर चोरी कर ली. अब एक दिन क्या होता है कि उससे अगले दिन ही जो मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल हैं वो इस चीज़ को सस्पिशियस की नज़र से देखते हैं, सस्पिशन की नज़र से देखते हैं, संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि भाई इसके पास अभी तो कुछ दिन पहले पैसे नहीं थे, अब एक साथ इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आ गए. तो वो ये आइडिया लगाते हैं कि हो सकता है कि जो चोरी हुई है क्लेर्जी मैन के, वो शायद यही हमारे यहाँ जो किराएदार है, जो साइंटिस्ट है, शायद उसी ने ये चोरी की हो. तो उसका पता लगाने के लिए वो उसके कमरे में घुस जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है. अब उसके बाद फिर उसकी जो वहाँ पड़े हुए कपड़े होते हैं उनको थोड़ा सा वो हिला डुला कर देखते हैं, मतलब उसको थोड़ा छू कर देखते हैं कैसे कपड़े हैं, क्या क्या चीज़ है. अब जब वो ऐसा देखना शुरू करते हैं तो जो इनविजिबल मैन वहीं पर उपस्थित था, क्योंकि अदृश्य था, उसने सारे कपड़े उतारे हुए थे, वो उनको मतलब पहले तो उसके मुंह पर कपड़ा मारता है और उसके बाद में फिर कुर्सी लेता है और कुर्सी से उसकी तरफ प्रहार करता है और कुर्सी से ही दोनों को धकेल कर कमरे से बाहर कर देता है. अब इस चीज़ को देखकर वो समझते हैं कि कुर्सियाँ अपने आप से कैसे उठी, क्योंकि इनविजिबल मैन तो दिख नहीं रहा था उन्हें. तो वो ये समझती हैं कि शायद हमारे यहाँ पर कोई प्रेत आत्मा आ गई हैं. लेकिन वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर प्रेत आत्मा यहाँ पर हैं, कोई टोना टोकटा अगर कुछ हुआ है, कोई इस तरह का जादू मंत्र है, तो वो जो भी किया है वो इस आदमी ने ही किया है जो हमारे यहाँ किराएदार है. तो अब इसके लिए वो एक पुलिस वाले को फ़ोन करती हैं जो मिस्टर जैफर जिसका नाम है, और मिस्टर जैफर को बुला लेती हैं. अब मिस्टर जैफर क्या करता है कि मिस्टर जैफर उसे पकड़ने की कोशिश करता है. तो वो देखता है कि इसको मैं कैसे पकड़ूं यार, ये तो आधा इसका सिर कटा हुआ है, क्योंकि उसने ऊपर के कपड़े उतारे हुए थे तो उसका जो सिर था वो इनविजिबल दिख रहा था, इनविजिबल था मतलब दिख नहीं रहा था, और नीचे उसका पूरे बॉडी दिख रहा था. तो जैसे वो पकड़ने की कोशिश करता है उसको, तो वो देखता है कि वो धीरे धीरे अपने कपड़े, इनविजिबल मैन अपने धीरे धीरे कपड़े उतार देता है और वह फिर से पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है. और इस प्रकार मिस्टर जैफर जो होता है उसको ठीक से नहीं पकड़ पाता है. तो इस नोवेल की जो कहानी है वो केवल यहाँ तक ही इसमें दी है, इस चैप्टर में, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. वैसे इसके आगे भी इसकी और बड़ी स्टोरी है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा. पहले इसको पढ़ लेते हैं, शायद उसके बाद में थोड़ा सा आगे इसको समरी बता दूँ आपको. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के
हैरान हो गए कुछ नंगे पैरों के कीचड़ युक्त चिन्हों को देखकर। What was the barefooted man doing on the steps of a house? एक नंगे पैर वाला व्यक्ति इस घर के स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन शहर में। एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ था? चीज़ क्या है, मतलब बात क्या है कि जो इनविजिबल मैन है वो बिल्कुल इनविजिबल होकर वहाँ पर घूम रहा है, और उसका क्या हुआ है, जैसे वो इनविजिबल था तो थोड़ा कीचड़ विचड़ में उसके पैर सन जाते हैं, और जैसे वो एक साफ स्टेप पर चढ़ता है तो वहाँ पर उसके जो पैर हैं वो छपते चले जाते हैं, और यहाँ पर उसको दो लड़के देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। आगे देखते हैं। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, और जैसे उन्होंने ध्यान से देखा तो एक अवर्णनीय दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, फ्रेश पैरों के निशान छपते जा रहे थे, और ऐसा प्रतीत होता था पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, यानी कोई समझ नहीं आ रहा था। फर्दर फुट प्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और फिर एक के बाद एक और फुटप्रिंट्स छपते चले गए। डिसेंडिंग द स्टेप्स, अब स्टेप से सीढ़ियों से उतरते हुए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली में आगे बढ़ते चले गए। द बॉयज़ फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया। फैसिनेटेड, आकर्षित होकर। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, जब तक कि वो कीचड़ के निशान, कीचड़ के सने हुए पैरों के निशान जब तक कि वे फीके नहीं पड़ते चले गए उनका निशान। फेंटर एंड फेंटर का मतलब बिल्कुल जैसे पहले तो बहुत ज़्यादा चमकीले थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसकी कीचड़ ख़त्म होती चली गई पैरों की, वो फेंटर होते चले गए, और उसके बाद तक बिल्कुल गायब नहीं हो गए जब तक उन लड़कों ने उसका पीछा किया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, जो एक्सप्लेनेशन, जो इस रहस्य की एक्सप्लेनेशन थी वो बिल्कुल वास्तव में साधारण थी। द बिविल्डर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, अब यहाँ पर ये राइटर उसको बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो वास्तव में क्या था, जो आश्चर्यचकित लड़के थे वो वास्तव में एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। कैसा था, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है ग्रिफिन का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने एक ऐसी दवाई बना ली थी जिससे मनुष्य के शरीर को, बॉडी को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाया जा सकता था, अर्थात इनविजिबल बनाया जा सकता था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करता रहा जब तक कि ये पता नहीं चल गया उसको, एक दवाई ना खोज ली कि एक मनुष्य के बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता था। फाइनली ही सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में उसने वह दवाई स्वयं निगल ली। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर बिल्कुल इतना ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे कि ग्लास का एक चादर हो, अर्थात उससे आर पार दिख सकता था। थ्रो दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, और यद्यपि यह इतना सॉलिड भी रहा जितना कि ग्लास होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि वह बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, फिर भी जो ग्रिफिन बहुत ज़्यादा लॉलेस पर्सन था, गैर कानूनी व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था उसको डिसलाइक करता था, नफरत करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उस मकान मालिक ने उसको उस घर से निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज, और बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। टू गेट एनी अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और वहाँ से बिना दिखे निकलने के लिए उसने अपने कपड़े उतार लिए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम एन होमलेस वॉन्डर विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, और इसके बाद वह बिल्कुल अकेला, घुमक्कड़, बिना कपड़े वाला, बिना पैसे वाला, बिल्कुल इनविजिबल मनुष्य बन गया, मतलब बिल्कुल इनविजिबल हो गया। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और जब तक कि उसके पैर कहीं मड में, कीचड़ में नहीं पड़े। एंड लेफ्ट फुट प्रिंट्स, और उनके कुछ पैरों के निशान नहीं छूटे। ही वॉक्ड, तब तक वह घूमता रहा।
एज ही वॉक, जैसे वो घूमता था। ठीक है, तो जब तक उसके पैर उसमें कीचड़ में नहीं पड़े तब तक वह बिल्कुल अपने आप में इनविजिबल रहा और उसको किसी ने देखा भी नहीं। लेकिन ये वही सीन था कि अब मकान मालिक के घर को उसने आग लगाई, उसके बाद में फिर वो अपना कपड़े उतार कर बिल्कुल इनविजिबल होकर घूमने लगा। लेकिन तब जब वह कीचड़ में उसके पैर पड़े तो कीचड़ के पैरों को से उसके जो निशान बने उनको वो लड़के फॉलो करते जा रहे थे। ठीक है, अब कहानी वहीं पर लौट कर आती है। ही एस्केप्ड ईजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज़। अब वह वो जो लड़के उसका पीछा कर रहे थे वह उनसे आसानी से बचकर निकल सकता था या निकल गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। जिन लड़कों ने उसको लंदन में उसके पैरों के निशानों का पीछा किया था उनसे वह आसानी से बचकर निकल गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो कारनामे थे, एडवेंचर्स थे, वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। क्योंकि उसने बिना कपड़ों के लंदन में घूमने का जो निश्चय किया था वो बहुत बुरे समय में चूज किया था, उसके लिए बुरा समय चूज कर लिया था। बुरा समय क्यों? इट वॉज मिड विंटर। यह बिल्कुल अर्ध सर्दी का मौसम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। बिना कपड़ों के इसलिए नहीं रह सकता था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और प्रॉब्लम ये थी कि अगर कपड़ों के साथ वो घूमता तो फिर उसको सब लोग देख सकते थे, इनविजिबल नहीं हो सकता था। आगे देखते हैं फिर किस तरह से स्टोरी बढ़ती है। विदाउट क्लोथ्स। अच्छा, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमने के बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब उसने गर्म होने के लिए एक लंदन के स्टोर में बड़े स्टोर में बढ़ने का निश्चय किया। भाई कि अब गलियों में तो नहीं घूमा जाएगा पूरी रात भर। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब स्टोर को बंद करने का समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रीफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब क्या था, जैसे वो एक लंदन स्टोर में घुस गया तो स्टोर को बंद करने का समय हुआ, सब लोग स्टोर बंद करके चले गए और उसके बाद उसको अपने आप में कपड़े पहनने का और गर्म होने का और वहाँ पर बिना कुछ खर्च किए खाना खाने का उसे मौका मिल गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस। उसने बॉक्सेस को बिल्कुल तोड़ा, मतलब खोलकर उनको उसमें से कुछ निकाला। एंड रैपर्स को तोड़ा। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। और उसने अपने आप को गर्म कपड़े पहनकर फिट कर लिया। सून, जल्दी ही, विद शूज़, जूतों के साथ, एन ओवर कोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट। वाइड ब्रिम्ड हैट का मतलब चौड़ी किनारी वाला कैप उसने पहन लिया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड ए विजिबल पर्सन। और वह पूरी तरह से दिखने वाला व्यक्ति और पूरे कपड़े पहने वाला दिखने वाला व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब उस रेस्टोरेंट की किचन में उसे ठंडा, रेस्टोरेंट का मतलब जैसे स्टोर रूम होता है, बहुत बड़ा मॉल होता है, वहाँ पर स्टोर भी है और साथ में वहाँ किचन भी है, तो उसमें उसने कॉफ़ी ली, ठंडा मीट लिया। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स। और उसके बाद में फिर मील खाने के बाद में फिर उसने स्वीट्स, मिठाइयाँ भी खाईं। एंड वाइन, और शराब भी पी। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। अब ग्रोसरी स्टोर से उसने ये चीज़ें ली। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और अंत में वह जो रजाई या गद्दों का एक ढेर था उसमें लेटने के लिए अपने आप को सेट कर लिया, अर्थात उन पर या उनके लेट गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वॉक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। यदि ग्रिफिन समय पर रहते हुए अच्छे समय पर ही अपने आप को उठने के लिए मैनेज कर लेता तो सब कुछ लगभग ठीक हो गया होता। As it was, he did not wake up until the assistants were already existing near, arriving next morning. लेकिन जब तक सुबह को उस स्टोर पर काम करने वाले जो असिस्टेंट थे, जब तक वो नहीं आ गए तब तक वह नहीं जगा। When he saw a couple of them approaching, और जब उसने दो व्यक्तियों को आते हुए देखा, he panicked, वह थोड़ा डर गया, and began to run, और दौड़ने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, और वो स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और अंत में
वह अपने कपड़ों को जो अभी हाल ही में आज ही रात जो उसने उस स्टोर में पहने थे जल्दी में, उन कपड़ों को उतार कर भागने में वह वहाँ से सफल हो गया। क्योंकि कपड़े उतार दिए तो वह इनविजिबल हो गया, और इनविजिबल हो गया तो लोगों को दिखना बंद हो गया, और इस तरह से वह चुपचाप निकल गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और एक बार फिर से उसने अपने आप को अदृश्य पाया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, और परंतु फिर भी जनवरी की बिल्कुल ठंडी हवा में नंगा था। तो प्रॉब्लम ये थी कि उसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा देर तक नंगा नहीं रह सकता था। दिस टाइम, इस समय, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट कुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। और इस बार का मतलब अब दूसरी बार उसने निश्चय किया कि वह किसी थिएट्रिकल कंपनी में घुसेगा जहाँ पर उसे केवल कपड़े ही, शरीर ढकने के लिए कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो गर्दन के ऊपर या कंधों के ऊपर जो नंगी जगह होती है उसको भी ढक सके, यानी गर्दन को भी ढक सके, आँखों को ढक सके और चेहरे को भी ढक सके। ऐसी चीज़ों के लिए उसने फिर निश्चय किया कि वो थिएट्रिकल कंपनी का स्टॉक को प्रयास करेगा। सीवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब ठंड से कांपता हुआ एक जगह थी ड्रूरी लेन, जो कि थिएटर संसार का एक केंद्र था, वहाँ पर वह घुस गया। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, उसने जल्दी ही एक सुटेबल शॉप, उचित दुकान उसे मिली। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स, उसने सीढ़ियों से ऊपर जाकर अपने आप को इनविजिबल बना लिया। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुसी साइड विस्कर्स। अब क्या हुआ? एंड ए लार्ज हैट, हाँ, और एक बड़ा कैप। अब जैसे उस स्टोर में गया और स्टोर के बाद में उसने क्या किया कि उसने अपने फॉरहेड पर पट्टियाँ लपेटी, बैंडेज लपेटी, डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहने, और एक बनावटी नाक लगाई, बड़ी गलमुच्छें यानी विस्कर्स यानी बड़ी बड़ी मूछें लगाईं, और उसके ऊपर अपने सिर पर एक बड़ा सा हैट पहन लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे चुपचाप निकलने के लिए ही केयरलेसली, निर्दयतापूर्वक, अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने उसके शॉपकीपर के पीछे से अटैक कर दिया। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसने उस दुकान वाले को उसका धन लूट लिया, वो सारा धन उससे ले लिया जो उसके पास था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं भाई। ये इसका सेकंड पार्ट शुरू होगा। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, क्या है भी? ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। अब जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका लंदन है, उससे कुछ दूर जाने के लिए उत्सुक होकर, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज आइपिंग, उसने आइपिंग गांव को जाने वाली एक ट्रेन पकड़ी। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ पर एक लोकल इन में, वहाँ की क्षेत्रीय एक धर्मशाला या फिर एक छोटे से रेस्टोरेंट में उसने 2 कमरे बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। इतने जाड़े के समय में उस इन में एक अजनबी के आगमन या अजनबी का आगमन एक असामान्य घटना थी, क्योंकि वहाँ के लोग उम्मीद करते थे कि इतने जाड़े में तो यहाँ पर कोई नहीं आता, लेकिन ये आदमी यहाँ पर रहने के लिए आया है, तो उसको उन्होंने बड़े आश्चर्यजनक तरीके से लिया। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक व्यक्ति बिल्कुल इस तरह का अजीब सा दिखने वाला। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, टंग्स वैगिंग का मतलब होता है, वैसे तो अलग अलग शब्दों से देखें, टंग माने जीभ और वैगिंग माने हिलना, लेकिन यहाँ पर जीभ हिलने का मतलब है लोगों से चर्चा करना, मतलब चर्चा करने के बारे में। जब इस तरह की घटना हुई तब वह अजनबी व्यक्ति वहाँ पर आया, या उसकी जो अपीयरेंस थी अजीब सी, तो इस पर लोग सब चर्चा करने लगे, अर्थात उनकी जीभ चलने लगी ऐसे करके। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मिसेस हॉल थी, लैंडलॉर्ड्स वाइफ का मतलब जो वो प्रॉपर्टी थी वहाँ पर, जो रेस्टोरेंट या इन था, उसकी जो मालकिन थी, वो मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने उस व्यक्ति के साथ मित्रवत व्यवहार करने की पूरी कोशिश की। बट ग्रीफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रीफिन कोई बात करने के इच्छुक नहीं था। एंड टोल्ड हर, और उससे उसने बता दिया,
माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि आइपिंग आने का मेरा कारण है कि मैं अकेलापन चाहता हूँ, एकांत चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं अपने कार्य में बिल्कुल भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहता, अर्थात मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, अब उसने ये भी बात बता दी कि भाई इसके अलावा बात यह है कि एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरे पर चोट लगी है और जो मैंने ये बैंडेज बांधी हुई हैं वो सिर्फ मैंने इसलिए बांधी हुई हैं कि मेरा चेहरा एक एक्सीडेंट में प्रभावित हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब वह इस बात को सोच करके ये थोड़ा सा विलक्षण वैज्ञानिक है। एंड इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, और एक और तथ्य था, कौन सा? कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने उसको एडवांस में ही उस किराया पे कर दिया था। तो इस बात से लेकर जो मिसेस हॉल थी वो सेटिस्फाइड थी। तो मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, तो इस पर मिसेस हॉल उसकी अजीब आदतों को माफ़ करने के लिए तैयार हो गई कि चलो कोई बात नहीं यार, साइंटिस्ट है, छोड़ो, होते हैं, कुछ एसेंट्रिक होगा। या फिर दूसरी बात यह कि चलो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो अपना सारा किराया पहले से उसने एडवांस में दे ही दिया। आगे बढ़ते हैं। एंड इरिटेबल टेम्पर, अच्छा उसकी जो अजनबी अजीब सी हरकतें थीं, आदतें थीं, और उसका जो चिड़चिड़ापन स्वभाव था, चिड़चिड़ा स्वभाव था, उसको उसने माफ़ कर दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु जो स्टोलन मनी का मतलब इसने दिया है कि जो इनविजिबल मैन, जो ग्रीफिन उसको दुकानदार से पैसे चुरा कर लाया था, वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रीफिन हैड टू एडमिट दैट, और हाल ही में फिर ग्रीफिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास अब तैयार कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और लेकिन उसने एक बहाना भी किया कि वह हाल ही में एक चेक के आने की उम्मीद करता है कि कभी भी किसी भी क्षण मेरा चेक आ सकता है, और जैसे ही आ जाएगा मैं आपका किराया दे दूंगा। शॉर्टली आफ्टर वर्ड ए क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, और उसके कुछ ही समय बाद एक विचित्र सी घटना घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में, ए क्लेर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइज इन द स्टडी, एक क्लेर्जी मैन थे बराबर में पास में कहीं पादरी और उनकी पत्नी, सुबह के समय थोड़ा सा उनके अध्ययन कक्ष से आने वाली आवाज़ को सुनकर वो जग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और उसमें नीचे आते हुए, डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों पर नीचे आते हुए, दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लेर्जी मैन्स डेस्क, उन्होंने क्लेर्जी मैन के डेस्क से पैसों के निकाले जाने की, पैसों की खनखनाहट सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, अब बिना कुछ शोर किए और अपने हाथ में एक छड़ लिए हुए, द क्लेर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, अब क्लेर्जी मैन ने झटके से दरवाजे को खोला। सरेंडर, सरेंडर का मतलब अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, ये बात क्लेर्जी मैन ने कही कि अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, समर्पण कर दीजिए। देन टू हिज अमेजमेंट, और इस पर उसके आश्चर्य के लिए का मतलब अब इस बात पर वह बहुत आश्चर्य हुआ। कौन आश्चर्यचकित कौन हुआ? जो मिस्टर हॉल था। ही रियलाइज्ड दैट, उसने देखा कि द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो एट दैट टाइम द इनविजिबल मैन वाज क्वाइट इनविजिबल, अदृश्य था, वहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, अब जो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल थे उन्होंने दोनों ने डेस्क के नीचे झांक कर देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे भी देखा। एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर भी देखा कि शायद कोई यहाँ पर हो। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, अब वहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था, अर्थात वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और फिर क्या था वहाँ पर, जो डेस्क थी वो खुली पड़ी थी, और वहाँ पर जो हाउस कीपिंग मनी था, हाउस कीपिंग मनी का मतलब जो घर का खर्च चलाने के लिए जो पैसे वहाँ पर रखे हुए थे वो गायब थे। बट इट वॉज, सॉरी एक लाइन छोड़ दी मैंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लेर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और जो क्लेर्जी मैन था वो पूरे दिन भर एक ही बात कहता रहा कि ये तो बिल्कुल असाधारण मामला हुआ, कि असाधारण इसलिए था क्योंकि उसने आवाज़ सुनी थी कि कोई पैसे निकाल रहा है, लेकिन जब कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ।
दूसरी तरफ क्या हो गया, ओ परहैप्स मैंने मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल बोल दिया क्लेरजी मैन की पत्नी को। तो स्टूडेंट मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद मैंने इसी चैप्टर में जो था हिज वाइफ, जस्ट ए मैन, हाँ अभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसी चैप्टर में मैं इसी पैराग्राफ में मैंने बोल दिया ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। मैंने यहाँ पर बोल दिया था मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल, लेकिन ये मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्लेरजी मैन और उसकी पत्नी ने डेस्क के पीछे देखा, पर्दों के पीछे देखा और चिमनी के ऊपर देखा। ठीक है, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसे आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे बेटा, हाँ, बट इट वॉज नॉट एन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। परंतु ये घटना जो क्लेरजी मैन के यहाँ पर घटित हुई थी, वो घटना इतनी अधिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी जितना कि मिसेज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। अब मिसेज हॉल का फर्नीचर का कैसा व्यवहार था, ये आगे पढ़ते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, यहाँ पर है लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ का मतलब यहाँ पर मिस्टर हॉल एंड मिसेज हॉल की बात चल रही है। लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, मिस्टर हॉल एंड मिसेज हॉल जल्दी ही जग गए। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और साइंटिस्ट के दरवाजे को खुला हुआ देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वो दरवाज़ा ज़्यादातर बंद होता था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, जनरली यह जो दरवाज़ा था बंद होता था और लॉक हो रखा होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वह बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाता था जब उसके दरवाजे को कोई प्रवेश करता था या उसके कमरे में कोई जाता था। अपॉर्चुनिटी सेम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अब अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी थी कि उसको मिस नहीं कर सकते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे में से झांक कर देखा। सा नोबडी, उन्हें कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, अब उन्होंने कोशिश की कि चलो उनके कमरे को की तलाशी लेके देखते हैं। द बेड क्लोथ्स, बिस्तर के कपड़े, वर कोल्ड, बिल्कुल ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ये दर्शाते हुए कि साइंटिस्ट बहुत देर पहले यहाँ से जग गया होगा, अदरवाइज तो गर्म होते कपड़े, लेकिन अब बिल्कुल ठंडे थे। द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेंजर के कपड़े थे जिनको या उसकी पट्टियाँ थीं, वो सारे कपड़े और पट्टियाँ उस कमरे में इधर उधर पड़ी हुई थीं। ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक मिसेज हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास एक नाक से ली जाने वाली सांस की आवाज़ सुनी। ए मोमेंट लेटर, एक ही क्षण बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप, और एक हेड जो बेड पर पड़ा हुआ था वह अपने आप से उछला। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और यह अपने आप ही मिसेस हॉल के चेहरे पर आकर लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद जो बेडरूम में पड़ी हुई चेयर थी वो जीवित हो उठी। जीवित हो उठी का मतलब है ऐसे दिखने लगी जैसे अपने आप ही चलती फिरती हो, अपने आप ही हवा में उड़ रही हो। स्प्रिंगली, उछलते हुए, इनटू द एयर, इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, यह डायरेक्टली सीधे सीधे तरीके से उस पर यानी मिसेस हॉल पर जाकर लगी। लेग्स फॉरमोस्ट, जो जिसकी टांगें आगे की तरफ थीं। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और जैसे ही उसके पति और वह थोड़े भय से पीछे की ओर मुड़े, तब क्या हुआ? द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर थी, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों कहा है कि जो कि अपने आप ऐसा प्रतीत हो रही थी कि जो अपने आप ही उठ रही हो, उस चेयर ने उन दोनों को कमरे से बाहर फेंक दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, और उसके बाद ऐसे प्रतीत हुआ जैसे स्लैम का मतलब जैसे धड़ाम से दरवाज़ा बंद हुआ हो। एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और उसके बाद दरवाजे को बंद कर दिया गया हो। आगे देखते हैं भाई। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन द हिस्ट्रिक्स, मिसेस हॉल लगभग मूर्छित होकर गिर ही पड़ी थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट, कन्विंस्ड का मतलब उसे लगभग पता चल चुका था, उसके मन में ये बात आ चुकी थी, जान चुकी थी, दैट कि द रूम वाज हॉन्टेड बाय द स्पिरिट्स, कि जो रूम है उसमें आत्माओं का साया था।
एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू द हर फर्नीचर, और जो ये स्ट्रेंजर व्यक्ति है, अजनबी व्यक्ति है, केवल यही है जिसकी कारण से वो आत्माएं इस फर्नीचर में प्रवेश कर गई हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। शी मॉन्ड, वह अब थोड़ी सी दुखी पूर्वक विलाप उसने किया, मिसेस हॉल ने, कि भाई इस कुर्सी पर तो मेरी माँ बैठती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और यह सोचकर परेशान थी कि अब यह उसके खिलाफ हो गई, कुर्सी अपने आप से उसके खिलाफ हो गई। दिस फीलिंग एमोंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, अब ये फीलिंग, ये भावनाएं जो पड़ोसी थे उनके अंदर आ गई कि जो प्रॉब्लम है वो जादू टोने की वजह से है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द burglary at the clergyman home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। आगे क्या है, फिर उन्होंने ये भी सोचा, जो पड़ोसी थे उन्होंने ये सोचा कि भाई भले ही चाहे तो वो जादू टोने से है या नहीं है, लेकिन जो क्लेर्जी मैन की के यहाँ पादरी के घर पे चोरी हुई थी और चोरी की खबर जब सबके पास आई तो उसने ये सोचा कि ये पक्का निश्चित है कि इस साइंटिस्ट का हाथ उसमें है, इस साइंटिस्ट ने ही कहीं ना कहीं वो चोरी कराई है। इस बात का सस्पेक्टेड या इस बात का संदेह सब लोगों को हो गया। ठीक है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, और ये जो संदेह था ये और भी ज़्यादा मजबूत हो गया तब ये पता चला कि उसने एक साथ ही रेडी कैश बना लिया। रेडी कैश बना लिया का मतलब जैसे ही पादरी के यहाँ से वह पैसे चुरा कर लाया होगा तो ऐसे ही उसने मिसेस हॉल को उसका किराया दिया होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसके पास इतना कैश कहाँ से आ गया एक साथ। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, जबकि वह पहले ही, बहुत थोड़े समय पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुका था कि ही हैड नो मनी, कि उसके पास अब कोई पैसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब चुपचाप तरीके से गांव के कांस्टेबल यानी सिपाही को बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल सीधे साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि एक रहस्यमय तरीके से खाली कमरे में से प्रकट हुआ। यानी पहले वो देख कर आई थी तो बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल कुर्सियाँ कपड़े अपने आप से उठ रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था। लेकिन अब उसने चूँकि कपड़े पहन लिए थे और वह उन कपड़ों में बाहर आया तो उसे लगा कि बिल्कुल रहस्यमय तरीके से, पहले तो इसमें था नहीं, अब वो कहाँ से आ गया। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने ऊपर कमरे में मेरी कुर्सी को क्या कर दिया है। शी डिमांडेड, अब उसने ये बात पूछी। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और ये कैसे है कि तुम खाली कमरे में से कहाँ से आ गए, जबकि उसमें तो तुम थे नहीं। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और एक लॉक हुए कमरे में आप अंदर कैसे पहुँच गए। ये क्वेश्चन थे मिसेस हॉल के। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट बिल्कुल क्विक टेम्पर्ड था, मतलब चिड़चिड़े मिजाज का था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही साउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, अच्छा, आई विल शो यू, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज, और अचानक उसने अपने बैंडेज का मतलब जो पट्टियाँ बांधी हुई थी वो पट्टियाँ उतार दी, विस्कर्स उसकी जो मूंछें लगी हुई थी वो हटा के फेंक दी, स्पेक्टेकल्स चश्मे उतार दिए, और जो नाक पहनी लगा रखी थी उसने नकली बनावटी नाक वो भी उसने हटा दी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और केवल इसे करने में उसे केवल 1 मिनट लगी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार में जो कुछ भयभीत लोग थे, फाउंड देम सेल्व्स स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, अब उन्होंने अपने आप को उस हेडलेस मैन, बिना सिर वाले व्यक्ति को निहारते हुए पाया। कि सारे व्यक्ति ये देखने लगे कि भाई इसका आदमी का तो सिर ही नहीं है। मिस्टर जेफर, अब मिस्टर जेफर कौन? कांस्टेबल जिसको बुलाया गया था। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव, अब वह कांस्टेबल यानी मिस्टर जेफर वहाँ पर आया।
एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट, और यह पाकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, परंतु मिस्टर जेफर को अपनी ड्यूटी करने से आसानी से नहीं रोका गया। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट, यदि मजिस्ट्रेट की तरफ से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के ऑर्डर हैं, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो वह व्यक्ति अरेस्ट ही किया जाना पड़ता है या उसको अरेस्ट करना पड़ता ही है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, और अब इसके बाद एक बहुत वर्णनीय दृश्य घटित हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, और जब उस पुलिसमैन ने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, हु वॉज बिकिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो लगातार और अधिक इनविजिबल होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनोदर, और जब उसने एक गारमेंट के बाद दूसरे गारमेंट उतार कर फेंके, मतलब जो कपड़े पहन रखे थे उनको उतारता जा रहा था, और इनविजिबल जहाँ से भी कपड़ा उतर जाता था वहीं से वह इनविजिबल हो जाता था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में एक शर्ट जो उसने उतार कर हवा में उड़ाई। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और उस कांस्टेबल ने अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पाया, संघर्ष करते पाया, विद समवन, एक ऐसे व्यक्ति के साथ ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको वह बिल्कुल नहीं देख सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, बट फाउंड देम सेल्फ हिट बाई ब्लोज, परंतु उन्होंने पाया कि उनको किसी ने ब्लो से, झटके से, घूंसे से प्रहार किया है। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो ऐसे प्रतीत होते थे कि जो कहीं से भी नहीं आते दिखते थे, क्योंकि इनविजिबल था तो पता नहीं चल रहा था कि घूंसे किधर से आ रहे हैं, लेकिन अचानक घूंसे लग जाते थे। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में जेफर को बिल्कुल घूंसा मारकर गिरा दिया गया और वह बेहोश हो गया। एज ही मेड द ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने अपना लास्ट प्रयास किया था उस इनविजिबल व्यक्ति को पकड़ने का, तो उसको चोट मारी गई और उसको गिरा दिया गया, वह बेहोश हो गया। ठीक है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, अब वहाँ पर क्या था कि सभी लोग घबराए में हुए और उत्तेजित होकर केवल एक ही आवाज़ निकाल रहे थे, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, परंतु कहना आसान था लेकिन करना आसान नहीं था। मतलब सब कह तो सब रहे थे कि उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अब अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र कर चुका था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए या उसके शरीर पर कहाँ हाथ रखा जाए, क्योंकि दैट ही वॉज इनविजिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट हेयर। अब यहाँ तक तो इसमें ये स्टोरी दी है, लेकिन इसके बाद होता क्या है, चलो ब्रीफ में मैं ये बता देता हूँ कि ग्रिफिन जो था वो इसी तरीके से घूमता फिरता रहता है और एक दो जगह और इसी तरह की इंसिडेंट्स वो करता है। बाद में वो जो मिस्टर और मिसेस हॉल का ये इन है, यहाँ से अपने सामान को भी एक और व्यक्ति के द्वारा मंगवा लेता है और इसके बाद वह फिर और घूमता है, लेकिन फाइनली लास्ट इसका कंक्लूजन मैं बता देता हूँ कि फाइनली उसको मार दिया जाता है, ग्रिफिन को गिरा दिया जाता है, मार दिया जाता है। और मारने के बाद जैसे ये मर जाता है, पूरी तरह से डेड होता है, उसके बाद ये इसका शरीर विजिबल हो जाता है। दैट इज़ द फाइनल climax of this story, but this story has not been given completely in this chapter. ठीक है, okay, thank you very much, have a great day.